हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस की सेकंड क्लास है ये। इंटेलिजेंस की फर्स्ट क्लास में आपने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इनके बारे में और यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी किन किन थ्योरीज पर बेस्ड है इसके बारे में। फर्स्ट वन, मेनली इंटेलिजेंसी को तीन थ्योरी के बेस पर डिवाइडेड किया गया है। तीन थ्योरीज दी गई है जिसमें आपको थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट वन है फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट वन कौन सा है? फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सेकंड वन प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, प्रोसेस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। एंड थर्ड वन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तीन टाइप की थ्योरीज हैं जिसके बेस पर आपको इंटेलिजेंसी को समझाने की कोशिश की गई है। फर्स्ट वन तो कौन सी आती है? फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट वन कौन सी है? फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सेकंड वन प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। ये तीन थ्योरी आपके इंटेलिजेंसी को कैसे एक्सप्लेन करती है, कैसे ये हेल्पफुल रहती है आपको ये एक्सप्लेन करने में कि पर्सन में इंटेलिजेंसी किस बेस पर इनिशिएट होती है, किस बेस पर मेंटेन रहती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन अपन बात करते हैं किसकी? फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। किसकी बात करते हैं? फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। टू फैक्टर थ्योरी और जनरल इंटेलिजेंसी थ्योरी, इट वाज एडवोकेटेड बाय द चार्ल्स स्पेयरमैन, ए ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट। सबसे पहले तो जो फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है ये किसके द्वारा दी गई? ये दी गई चार्ल्स स्पेयरमैन, जो कि क्या थे? एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, चार्ल्स स्पेयरमैन ने फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस दी और ये क्या थे? एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। और फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को टू फैक्टर थ्योरी और जनरल इंटेलिजेंसी थ्योरी के नाम से भी कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? क्योंकि इसको जनरल इंटेलिजेंसी थ्योरी कहते हैं इसलिए इसको जी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। तो फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी में फर्स्ट वन तो क्या क्या इसको किस किस नाम से जाना जाता है? फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी जो है सबसे पहले तो इसको किस किस नाम से और जाना गया है? तो फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी को टू फैक्टर थ्योरी और जनरल इंटेलिजेंसी थ्योरी भी कहते हैं और इस आल्सो नोन एज जी फैक्टर थ्योरी। किस नाम से? जी फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और इसको जो फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है किसके द्वारा दी गई है? चार्ल्स स्पेयरमैन के द्वारा दी गई है और एक ये क्या थे? एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो सब आप लोगों को पता चल गया कि फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी है वो किसके द्वारा दी गई है? चार्ल्स स्पेयरमैन के द्वारा। और ये क्या थे? ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। और फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी को और क्या कहा जाता है? टू फैक्टर थ्योरी और जनरल इंटेलिजेंसी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्पेयरमैन प्रपोज्ड a broad general intelligence factor G involved in every intellectual activity and individual undertake. Every individual process general intelligence factor G is varying amount. This determine the individual overall ability. G is a universal inborn ability. Higher the G in an individual, greater is the success in life. ठीक है, मीन्स क्या हुआ? आपने इस थ्योरी को क्या कहा? जी फैक्टर थ्योरी, यानी कि जनरल इंटेलिजेंसी थ्योरी के नाम से आपने इसको कहा। और उसने प्रपोज किया कि अब्रॉड जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर जी इन्वॉल्व इन एवरी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी एंड इंडिविजुअल अंडरटेक। यानी कि जो जनरल इंटेलिजेंसी है वो हर एक इंडिविजुअल में, पर्सन में रहती है। और एवरी इंडिविजुअल प्रोसेस जनरल इंटेलिजेंसी फैक्टर इन वेरिंग अमाउंट, ये वेरिंग अमाउंट में ऊपर या नीचे होता रहता है जिसमें जनरल इंटेलिजेंसी का अमाउंट होता है। ये फैक्टर अलग अलग क्वांटिटी में हर एक पर्सन में रहता है। दिस डिटरमाइन द इंडिविजुअल ओवरऑल एबिलिटी जी इज ए यूनिवर्सल इनबोर्न एबिलिटी। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जनरल इंटेलिजेंसी या फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी क्या कहती है? फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी को आप कैपिटल एस से डिस्क्राइब करोगे, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो पर्सन में इंटेलिजेंसी होती है, मतलब
फ्रॉम बर्थ, इनबोर्न कैपेसिटी यानी कि पैदा होने से जो कैपेसिटी जितनी होती है उसे क्या किस नाम से जानते हैं? कैपिटल जी की कैपेसिटी पर्सन में हमेशा इंटेलिजेंसी की रहती है। मतलब कि जितना ज़्यादा इंटेलिजेंसी में पर्सन में जी होगा, मतलब कि इनबोर्न इंटेलिजेंसी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। कैपिटल जी मीन्स इनबोर्न इंटेलिजेंसी, जिसको आप कैपिटल जी से मानोगे। तो कैपिटल जी जितना ज़्यादा इंडिविजुअल में होगा, यानी कि इनबोर्न इंटेलिजेंसी जितना ज़्यादा होगी, उसी पर्सन में इंडिविजुअल ग्रेटर इज द सक्सेस इन लाइफ, उतनी ही ज़्यादा सक्सेस पर्सन को देखने को इसमें मिलेगी। ठीक है। इन एडिशन टू द जी फैक्टर देयर आर स्पेसिफिक एबिलिटीज विच अलाउ एन इंडिविजुअल टू डील विथ पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। मतलब ये जो इनबोर्न इंटेलिजेंसी है जिसको आप कैपिटल जी से प्रेजेंट कर रहे हो, ये कैपिटल जी जितना अच्छा होगा इंडिविजुअल उतना ही डील कर सकेगा पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम से वो उतना ही उससे ज़्यादा अच्छे से डील कर सकेगा। ठीक है। स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी फैक्टर एस, ये तो क्या फैक्टर था? जी फैक्टर। और जी फैक्टर क्या है? इनबोर्न फैक्टर, यानी कि जो इंटेलिजेंसी पर्सन फ्रॉम बर्थ से लेकर पैदा होता है उसे तो क्या फैक्टर माना गया? जी फैक्टर माना गया। जबकि एस फैक्टर क्या है? स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी फैक्टर इज लर्न एंड एक्वायर फ्रॉम एनवायरनमेंट। याद रखिएगा, जी फैक्टर यानी कि इनबोर्न इंटेलिजेंसी और एस फैक्टर मीन्स द एक्वायर करना, एक्वायर फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में पैदा होने के बाद कोई इंटेलिजेंसी गेन कर सकता है तो उस फैक्टर को किस नाम से जाना गया? फैक्टर एस। इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इवन इन द सेम इंडिविजुअल। ये एक ही पर्सन में अलग अलग वेराइटी के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि S1, S2, S3। क्यों? क्योंकि S1 से मतलब किसी को डांस की क्वालिटी है, S2 से मतलब किसी को लर्निंग की क्वालिटी है, किसी को सिंगिंग की क्वालिटी है। तो ये वेरिंग एक्टिविटी, मतलब एक एक्टिविटी को एक एक्टिविटी से प्रेजेंट किया जाता है। जबकि इनबोर्न को क्या किससे किया जाता है? कैपिटल जी से प्रेजेंट किया जाता है। Examples of these specific abilities can be language ability, mathematical ability, musical और drawing skills and so on. Means अब अगर जैसे लैंग्वेज एबिलिटी हो गया तो लैंग्वेज एबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया आपने? S1, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वालिटी हो गई। और स्पेसिफिक क्वालिटी को अगर आप गेन करते हो तो वो किसके द्वारा? कैपिटल एस के द्वारा प्रेजेंट की जाती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। कौन सी? फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। अब लैंग्वेज एबिलिटी S1, मैथमेटिकल एबिलिटी S2 एंड म्यूजिकल एबिलिटी S3। इस तरीके से आपने स्पेसिफिक एबिलिटीज को शो कर दिया। अब उन स्पेसिफिक एबिलिटीज में आप देखिए, थस एन इंडिविजुअल टोटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस इज द सम ऑफ द जनरल फैक्टर एंड ऑल हिज स्पेसिफिक एबिलिटीज। तो अब आप जो भी पर्सन, जो भी इंडिविजुअल है, उसमें अगर टोटल इंटेलिजेंसी की बात करें तो टोटल इंटेलिजेंसी दो तरीके की हो गई। पहला तो कौन सी है? जनरल इंटेलिजेंसी, जो कि इनबोर्न इंटेलिजेंसी है। जबकि सेकंड इंटेलिजेंसी जो कि कौन सी इंटेलिजेंसी है? जो कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी है। और स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी को भी आपने किस किस तरीके से? अलग अलग तरीके से शो किया, जैसे कि S1, S2, S3, यानी कि मैथमेटिकल पावर, इंटेलिजेंसी पावर और म्यूजिकल पावर, तो उनको S1, S3 से। तो जो आप टोटल इंटेलिजेंसी को या टोटल एबिलिटी को शो करोगे उसे किससे शो करोगे? कैपिटल ए। किससे शो करोगे? कैपिटल ए से शो करोगे। तो कैपिटल ए यानी कि टोटल इंटेलिजेंसी किसके बराबर हो गई? G प्लस S1, S2, S3। मतलब कि जो इनबोर्न इंटेलिजेंसी है और जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी है उन सब का टोटल कितना हुआ? वो हुआ टोटल इंटेलिजेंसी, यानी कि कैपिटल ए। ये यहाँ तक क्लियर है। अब अपन बात करते हैं किसकी? ग्रुप फैक्टर। इसी में किसकी? ग्रुप फैक्टर और मल्टी फैक्टर थ्योरी। दिस थ्योरी वाज एक्सपोनेड बाय द L.L. Thurston in 1938. He explained that certain mental operations have a common primary factor which gives them psychological and functional unit and which differentiate them from other mental operations. These mental operations constitute a group factor. मतलब ग्रुप फैक्टर यानी मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी जो है वो किसने दी थी? L.L. थर्स्टोन ने दी थी 1938 में। और उन्होंने क्या कहा? आपके जो भी मेंटल ऑपरेशंस हैं, जो भी आपकी सर्टेन मेंटल ऑपरेशन होते हैं, जो भी फर्स्ट थिंक होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके कॉमन प्राइमरी फैक्टर कहलाते हैं, जो कि क्या होते हैं? जो आपको साइकोलॉजिकल और फंक्शनल यूनिट देते हैं आपको एज ए मेंटल प्रोसेस में, एज ए सपोर्ट। ठीक है। और दीज मेंटल ऑपरेशन कंस्टिट्यूट फैक्टर्स कौन कौन से?
there are numbers of group of mental abilities and each of these group has its own primary factors. मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ फैक्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ आपके एबिलिटीज़ है आपके पास में. उन ग्रुप ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं ये प्राइमरी फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं. He and his associative have identified 7 factors. किसने? एल थ्रिस्टोन ने 7 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन वर्बल फैक्टर. कौन सा है फर्स्ट वन? वर्बल फैक्टर, जिसको आप वी से प्रेजेंट करते हो, यानी कि कॉम्प्रेंशन ऑफ वर्बल आइडियाज और वर्ड्स. ठीक है. सेकेंड वन स्पेटियल फैक्टर, यानी कि एबिलिटी टू इमेजिन एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, यानी कि आप किसी इमेज को मेमोराइज करके उसके अकॉर्डिंग आपकी इंटेलिजेंसी को गेन कर सको. सेकेंड फैक्टर हो गया. थर्ड वन न्यूमेरिकल फैक्टर, एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल और कैलकुलेशन और रैपिडली एंड एक्यूरेटली. कुछ किसी में क्या होती है इंटेलिजेंसी टोटल इंटेलिजेंसी आपको बता दिया मैंने, ए से प्रेजेंट करेंगे और जो क्या होता है जी प्लस S1 S2. तो जी तो क्या हो गया इनबॉर्न कैपेसिटी, और S1 अगर मैं कहूँ न्यूमेरिकल फैक्टर है तो S1 से आप क्या करोगे, मतलब उसमें मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन होती है उसको बहुत फास्टली और बहुत रैपिडली परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है. तो ये थर्ड वन फैक्टर कौन सा हुआ? न्यूमेरिकल फैक्टर. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर आता है मेमोरी फैक्टर, एबिलिटी टू मेमोराइज क्विकली. किसी में मेमोरियल फैक्टर होता है, यानी कि किसी को अर्ली मेमोराइज होता है, किसी को लेट मेमोराइज होता है. तो वो मेमोरिंग फैक्टर भी क्या है? एक आपका फोर्थ फैक्टर है ग्रुप फैक्टर और मल्टी फैक्टर थ्योरी का. उसके बाद में बात करते हैं रीजनिंग फैक्टर, एबिलिटी टू रीजन एंड थिंग्स आउट. मतलब किसी भी चीज़ के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, इस चीज़ को वो जल्दी से और ईजी वे में सोच सकता है कि किसी भी चीज़ के लिए क्या है, तो वो रीजनिंग फैक्टर भी उसमें रिस्पॉन्सिबल है. उसके अलावा परसेप्चुअल फैक्टर यानी कि एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली. मतलब किसी भी चीज़ का परसेप्शन एक्यूरेटली परफॉर्म अगर आप करते हो तो वो परसेप्चुअल फैक्टर भी क्या है? मल्टी फैक्टर थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल. और लास्ट वन जो है वो है स्पेटियल फैक्टर, लास्ट वन जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर. और प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर यानी कि एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली. तो ये 7 फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्राइमरी फैक्टर्स हैं, जो कि मेंटल एबिलिटीज़ को सॉल्व करने में या इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. और ये 7 फैक्टर्स जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं, ये प्राइमरी फैक्टर्स 7 फैक्टर्स हैं. और ये 7 फैक्टर्स किस तरीके से हेल्प करते हैं? वर्बल फैक्टर्स, स्पेटियल फैक्टर्स, न्यूमेरिकल फैक्टर्स, मेमोरी फैक्टर्स, रीजनिंग फैक्टर, परसेप्चुअल फैक्टर और प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर्स. ठीक है. ये तो फर्स्ट थ्योरी की बात हुई. किसकी थ्योरी की बात हुई? कौन सी थ्योरी थी ये? फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है. अब सेकेंड में बात करते हैं अपन प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी. कौन सी है? प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. दीज थ्योरीज हैव फोकस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. इंटेलेक्चुअल प्रोसेस यानी कि कौन सी प्रोसेस होती है? एक मानसिक प्रोसेस होती है. Focus on intellectual process, the pattern of thinking that people use when they reason and solve problems. These theorists prefer to use the term cognitive process in place of intelligence. इन्होंने क्या किया? इंटेलिजेंसी की जगह एक टर्म का यूज किया, उसे क्या कहा गया? कॉग्निटिव प्रोसेस का नाम दिया गया. इंटेलिजेंसी की जगह कॉग्निटिव प्रोसेस का नाम दिया गया. और इन्होंने कहा कि पर्सन जो कभी भी वो अपनी किसी भी चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढता है या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो वहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस की तरह काम होता है, और जो कि क्या है? एक कॉग्निटिव प्रोसेस है. दे आर ऑस्टिन मोर इंटरेस्टेड इन how people solve problems and how many get the right solution. They have focused on the development of cognitive abilities. Piaget's work is a significant contribution in this area. जो कि प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी जो दी गई ऑफ इंटेलिजेंसी, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी जो है उन्होंने पूरा इंटरेस्ट किस पे लिया? उन्होंने इंटरेस्ट लिया कि हाउ पीपल सॉल्व प्रॉब्लम, लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एंड हाउ में गेट द राइट सोल्यूशन, और वो कैसे राइट सोल्यूशन यानी कि उस चीज़ का प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया. और इस चीज़ को ध्यान तभी पॉसिबल है तब आप किस पे ध्यान दो? ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़. उसकी माइंड की एबिलिटीज़ पर अगर आप ध्यान दो तब जाकर आप कौन सी थ्योरी पर फोकस करते हो? प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी. और इस प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में सबसे पहले सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था? जीन पिगेट का, जिसने जीन पिगेट ने आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, डेवलपमेंट
ऑफ थ्योरीज ऑफ जीन पिगेट की, जो प्री ओरिएंटेड और जो थ्योरीज थी उसमें कितने टाइप्स में डिवाइडेड किया गया था आपको बताया गया है, सेंसरी मोटार, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये जीन पिगेट के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज थी। अब वो डेवलपमेंट कैसे होता है और वो कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं वो इसमें प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में लिया गया है। इसी में कंटिन्यू, अकॉर्डिंग टू जीन पिगेट इंटेलिजेंसी इज एन एडेप्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग interplay of biological maturation and interaction with the environment. He view intelligence as an evolution of cognitive process such as understanding the law of nature, principle of grammar and mathematical rules। जिसमें जीन पिगेट ने क्या कहा, इंटेलिजेंसी इज एडेप्टिव प्रोसेस। इंटेलिजेंसी क्या है, एक अडेप्टेशन प्रोसेस है। इंटेलिजेंसी कोई फैक्टर पे डिपेंड नहीं है। इंटेलिजेंसी लास्ट थ्योरी में तो क्या था, एक फैक्टर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंसी आती है पर्सन में, लेकिन अकॉर्डिंग टू जीन पिगेट इंटेलिजेंसी इज ए एडेप्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। जैसे जैसे आप इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होते हो और आपके जो बायोलॉजिकल इंटरप्ले जो मैच्योरेशन है, जैसे जैसे आपकी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है और जैसे आप इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होते हो तो आपकी इंटेलिजेंसी इंक्रीज होती जाती है। ही व्यू इंटेलिजेंस एज एन इवोल्यूशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ नेचर। इसमें क्या है, इंटेलिजेंसी एक माइंड की कॉग्निटिव प्रोसेस है। क्या है, माइंड की कॉग्निटिव प्रोसेस है और इस कॉग्निटिव प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अंडरस्टैंड करते हो लॉ ऑफ नेचर। आप नेचर के नियमों को समझते हो, उसके प्रिंसिपल्स को और उसके ग्रामर्स को और मैथमेटिकल रूल्स को, कि कैसे आप एज में इंक्रीज होते जाओगे, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाओगे, जैसे जैसे आप माइंड का एक्टिवेशन होता जाएगा, वैसे वैसे आप में इंटेलिजेंसी गेन होती जाएगी। ठीक है। और ब्रूनर थ्योरी, इसमें ये तो हुई पिगेट, जीन पिगेट की जो थ्योरी थी वो हुई प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में। सेकंड वन जो ब्रूनर थ्योरी है, ब्रूनर ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर इंटेलिजेंसी इज ए ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑन इंटरनल representation of objects or situation. These growing abilities are influenced by the environment, especially to reward the and punishment people receive for using particular intellectual skills in particular way। ब्रूनर ने ये कहा कि इंटेलिजेंसी जो गेन होती है वो पर्सन में इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशन, जैसे जैसे आप कोई सिचुएशन आती है उनको हैंडल करते हो, उनको प्रेजेंट करते हो, तो उस सिचुएशन को आप हैंडल करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो वैसे वैसे ही आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ती जाएगी। और साथ में उन्होंने माना कि ये जो एबिलिटीज़ है वो इन्फ्लुएंस होती है किससे, इन्वायरमेंट से मेनली अफेक्ट होती है। जैसे कि अगर जैसे को इंटेलिजेंट बनाना है तो अकॉर्डिंग टू ब्रूनर अगर आप उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसे या तो रिवॉर्ड दो, या तो उसे रिवॉर्ड करो या उसे पनिशमेंट करो, क्योंकि रिवॉर्ड और पनिशमेंट जब पर्सन को दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, अपनी पूरी कैपेसिटी, अपनी पूरी कॉग्निटिव प्रोसेस का यूज करेगा। और पीपल रिसीव फॉर यूजिंग पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल स्किल इन पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर वे में अपनी पूरी इंटेलेक्चुअल स्किल्स का यूज करेगा अकॉर्डिंग टू ब्रूनर थ्योरी। ठीक है। लास्ट वन जो आती है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो है वो मोस्ट रिसेंटली यूज में ली गई है, जो एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी जाती है। ये एक्चुअली में 1984 में दी गई थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा, इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी। द मोस्ट रिसेंट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बाय अडॉप्टिंग एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू कॉग्निशन ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो है वो मोस्ट रिसेंट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, मोस्ट रिसेंट एक्सेप्टेबल थ्योरी है इंटेलिजेंसी की, एंड हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड फॉर द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो हैं वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा ये दी गई थी। और उन्होंने क्या कहा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है आपके पास और वो माइंड में होती है, और वो क्या है, वो माइंड में इंफॉर्मेशन एक कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को गेन कराती है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाती है। तो स्टर्नबर्ग एडॉप्टिंग एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू कॉग्निटिव ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज द मैनेजर। जैसे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की बात करें तो ये एज ए मैनेजर वर्क करता है। क्या करता है, एज ए मैनेजर वर्क करता है, इन विच वन प्रोसेस टू परफॉर्म ए मेंटल टास्क और सॉल्व ए प्रॉब्लम फ्रॉम द टाइम वन कम्स
अक्रॉस इट, मतलब एक समय आता है जब आप एक मेंटली टास्क करते हैं, मतलब मेंटल टास्क से मतलब क्या है, किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, गैदर इंफॉर्मेशन एंड मेक यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लीटिंग द टास्क और सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन हैंड। मतलब जैसे ही आपको कोई टास्क दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, यानी कि अपने पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो। The theory propagated by Sternberg identify the following steps in the way one process information theory। ये क्या है, स्टर्नबर्ग के द्वारा ओनली वन वे प्रोसेस इंफॉर्मेशन थ्योरी दी गई। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेस होगी। सबसे पहले एनकोडिंग, आइडेंटिफाई द रिलेवेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द माइंड। जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम आई या कोई टास्क आया, उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस आएगी वो कौन सी आएगी, इनकोडिंग। और एनकोडिंग के अकॉर्डिंग क्या है, रिलेवेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो भी है वो सारी जो रिलेवेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप गेन करोगे सबसे पहले। इनकोडिंग के बाद में इन्फेरिंग यानी ड्रॉइंग द नेसेसरी इन्फेरेंस, मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी उन सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से जो इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी होती है उनको आप निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ करने के बाद मैपिंग, एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए प्रीवियस सिचुएशन एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। अब आपके पास जो प्रीवियस सिचुएशन थी, जो प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके बाद बीच में आप क्या करोगे, एक मैपिंग एस्टैब्लिश करते हो, एक वे एस्टैब्लिश करते हो। उसके बाद में एप्लीकेशन, अप्लाई द इन्फेयर्ड रिलेशन, जो आपने मैपिंग के द्वारा जो रिलेशन बनाया है उसको आप अप्लाई करोगे। उसके बाद में जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफाई द एनालिसिस सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और जो जस्टिफिकेशन यानी कि जस्टिफाई करोगे जो आपने एनालिसिस सॉल्यूशन करोगे, उससे एनालिसिस सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, भाई जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप जो भी आप एज ए ट्रीटमेंट आप जो भी चीज़ आप अप्लाई किया है उससे आपको एनालिसिस करोगे सॉल्यूशन का और जस्टिफाई होगे। और रेस्पॉन्डिंग प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, और सबसे बेस्ट पॉसिबल जो सॉल्यूशन होगा वो आप उस पर अप्लाई करोगे। सो स्टूडेंट्स, इसीलिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी को इंटेलिजेंस की सबसे बेस्ट थ्योरी मानी जाती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको इंटेलिजेंसी शो करनी होती है, जिसमें कुछ प्रोसेस होती है। प्रोसेस में क्या है, जैसे कि आपने जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टास्क है, उसका सबसे पहले एनकोडिंग करोगे, मतलब सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप ले लोगे। उसके बाद में इन्फेरिंग करोगे, यानी कि जो नेसेसरी इन्फेरेंस है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में क्या है, मैपिंग क्या है, रिलेशन एस्टैब्लिश करोगे प्रीवियस सिचुएशन और प्रेजेंट वन में। फिर एप्लीकेशन करोगे, अप्लाइंग द इन्फेयर्ड रिलेशन, जो भी आपने रिलेशन बनाया है उसको आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। लास्ट जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई द एनालिसिस सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन एनालाइज किया है प्रॉब्लम का आपने, उससे जस्टिफाई हो गए। और रेस्पॉन्डिंग यानी कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा उसको आप प्रोवाइड करवाओगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी में तीनों थ्योरी कंप्लीट होती है, फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।